अब मैं इस गाड़ी को बेचने वाला हूँ, क्योंकि भाई इसने एक तो 1 साल कंप्लीट कर लिया है, ऊपर से 51,000 किलोमीटर चल गई है। भाई आई एम वेटिंग फॉर टाटा सियारा ईवी। सिर्फ भाई ईवी बंदा वो ले जिसकी रनिंग एक्चुअल में ज़्यादा है और जो वापस घर पे आके गाड़ी को चार्ज करे। उसके अलावा ईवी आपको एक भी रुपया बचा के नहीं देती भाई। आप हमेशा प्रायोरिटी दो बैटरी ओवर फीचर्स। हैरियर का जो इनिशियल स्टेज पे जैसे एक्सेलरेशन होता है ना, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ना उसमें ऐसा लगता है कि गाड़ी ने पूरा अपना बोझ को ऐसे मान रखा है कि मैं बहुत हैवी गाड़ी हूँ, तो मैं एक बार में छोटे से पेडल प्रेस करने पे तो मैं उठूंगी नहीं। जैसे मेरी वाली गाड़ी अगर मैं टच भी कर देता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि नीचे से निकलेगी। हैरियर में ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप लोग ना अपने टायर्स की रोटेशन कराओ ना ऐसे क्रिस क्रॉस में, तो उसमें हमेशा याद रखो कि आप टायर्स के अलॉयज की ना करवा के सिर्फ टायर्स की करवाओ, इस वाले पार्ट की करवाओ, ना कि इसकी। फिर भी मैंने टाटा की गाड़ी ले ली थी, देख लो। अब MG विंडसर को छोड़ के अपनी गाड़ी को लेके 20 लाख रुपए की लगभग 8, 9, 10 महीने के बाद बेचने के लिए चले गए, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो मिली। मतलब उनको जो वैल्यू मिली वो इतनी थी कि अभी तक उनका जो लोन बचा हुआ है ना, वो भी उस वैल्यू में कंप्लीट ना हो। तो मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ 360 कैमरे का। आज के टाइम पे ऐसा अगर मैं कोई गाड़ी ऐसी चला लूँ ना जिसमें 360 कैमरा नहीं है, तो भाई मुझे बड़ी सी दिक्कत सी होने लगती है। कि मैंने इसकी पहले टेस्ट ड्राइव ले ली, बाद में मैंने नेक्सॉन के लिए, तो मुझे पता चला कि इसमें जो है थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। प्लस में भाई नेक्सॉन थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है 100 प्लस होने के बाद। ये बड़ी लूट मचा रखी है ईवी के मार्केट में। हेलो भाइयों, राम राम, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे। आज मेरी गाड़ी को हो गया भाई पूरा 1 साल कंप्लीट। ये गाड़ी मैंने ली थी लास्ट ईयर 2025 में 14 फरवरी को, और आज है 14 फरवरी 2026। आज इसके साथ मैं वैलेंटाइन मना रहा हूँ। आई नो ये वीडियो आप थोड़ा सा लेट देख रहे हो, क्योंकि बीच में 2-3 वीडियोज ऐसी थी जो कि मुझे पोस्ट करनी बहुत ज़रूरी थी। एनीवे, करते आज इस गाड़ी के बारे में बात, क्योंकि ये मैंने ली थी भाई अपने पूरे मन से, और मेरी लाइफ की सबसे पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। और इसकी तरफ मैं क्यों गया? मैंने वैसे तो एक और उन्होंने रिव्यू दे रखा है 40,000 किलोमीटर पे, बट स्टिल आज मेरी गाड़ी को पूरे 1 साल में हो गए हैं 51,000 कंप्लीट। भाई 51,000 किलोमीटर गाड़ी ने चला लिया है। और भाई आप लोग सोचोगे अगर मेरे पास कोई पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी होती तो क्या मैं इतना चला पाता? नहीं चला पाता मेरे भाई, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक गाड़ी ही एक ऐसी है जो कि मुझे पहले मैं जिसमें बहुत सारे पैसे डाल दूंगा। मतलब कि अगर मैं इसकी पेट्रोल वेरिएंट की बात करता हूँ, वो तो मुझे आ जाता भाई शायद 15 लाख रुपए का। अगर मैं वही ईवी लेने के लिए चला जाता हूँ तो वो मुझे पड़ता है भाई ऑलमोस्ट 20 लाख का। तो लगभग 5 लाख का मैंने एक्स्ट्रा पे करके भाई इस गाड़ी में जब मैंने ईवी खरीदी थी। एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं बता देता हूँ, फिर हम बात करते हैं भाई गाड़ी कैसी चल रही है आज के टाइम पे। 51,000 कंप्लीट होने के बाद क्या कुछ खर्चा है इस गाड़ी में। इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ मैं इसलिए आया था क्योंकि भाई हमारे घर में एक विंडसर ईवी ऑलरेडी आ चुकी थी, जिसको चलाने का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था। मैं ले चुका था वो एक्सपीरियंस। उसके बाद जैसे बोलते हैं ना कि खून मुंह लग गया, फिर मेरे खून मुंह लग गया था। मुझे लगा था कि भाई मैं अब लूंगा तो लाइफ में कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी लूंगा जो कि मुझे पैसे बचा के दे भाई। अब मुझे जो भी गाड़ी चाहिए थी भाई, मुझे उसमें सेफ्टी भी चाहिए थी, कंफर्ट भी चाहिए था, थोड़ी सी लग्जरी भी चाहिए थी, और माइलेज का तो भाई ईवी में ऑलरेडी आता ही है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो भाई तो ये वाली गाड़ी फिर मैंने चूज क्यों करी ओवर विंडसर ईवी? क्योंकि एक तो हमारे घर में थी, एक तो भाई मेजर बात ये थी, विंडसर की बैटरी थी 38 किलोवाट, वो चलती थी 250 किलोमीटर के आसपास। उससे ऊपर चलाने में हमें भी डर लगता था। फिर मुझे चाहिए थी कि भाई अगर वो 250 चल रही है तो कोई ना कोई ऐसी गाड़ी मुझे चाहिए जो 300 किलोमीटर निकाल दे। तो इस वाली गाड़ी को भाई जब सेल्समैन ने मुझे बताया कि भाई ये गाड़ी ना माड़े से माड़े 300 किलोमीटर विद AC निकाल ही देगी, तो मैं उसी को सुन के खुश हो गया, जिसमें कि भाई मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 45 किलोवाट में इस गाड़ी को लेके आ गया था। ठीक है, अब 45 किलोवाट की कमी कहाँ कहाँ मुझे फील हो रही है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अब विंडसर के बाद भाई मुझे कोई बड़ा बैटरी पैक मिल रहा था, क्योंकि 38 to 45 ही मुझे बड़ा लग रहा था, और इसके फ्रंट के लुक सारे नेक्सॉन से रिलेटेड थे भाई। अब मैं लेने तो नेक्सॉन ही गया था, ना कि कर्व लेने गया था। गलती से टेस्ट ड्राइव कर ली थी मैंने कर्व ईवी की, मैंने चलाई, क्योंकि इसमें फ्रंट से सारे लुक ना नेक्सॉन को ही डिनोट करते हैं। आप लोग देखोगे फ्रंट से पूरी की पूरी नेक्सॉन ईवी ही है ये। बट नेक्सॉन ईवी में फ्रंट में ये चार्जिंग लीड नहीं आती। बट सेल्समैन भी भाई मेरे मेरे जैसे ही थे तो उन्होंने भी मुझे बताया नहीं कि मैं कर्व की टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। तो भाई मेरे साथ ये हुआ कि मैंने इसकी पहले टेस्ट ड्राइव ले ली, बाद में मैंने नेक्सॉन के लिए, तो मुझे पता चला कि इसमें जो है थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। प्लस में भाई नेक्सॉन थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है 100 प्लस होने के बाद। अब इसमें फिर मुझे ये लगा कि भाई सेम से प्राइस में नेक्सॉन का टॉप मॉडल पड़ रहा था, और इसका अकम्प्लिश्ड प्लस S45 भी मुझे ऑलमोस्ट सेम से प्राइस में पड़ रहा था। बट उसमें ये फर्क था कि वो ब्लैक कलर में आ जाती, डार्क एडिशन आ जाता है जिसमें रेड कलर की सीट्स होती। बट भाई इस गाड़ी की भी लग्जरी कोई कमी नहीं है भाई। इसके अंदर इवन जो वो रेड कलर की नेक्सॉन में जो आती है ना सीट्स, उससे बढ़िया है ये गाइस।
ये गाड़ी की बात हो गई 45 किलोवाट अकम्प्लिश प्लस एस, ये वाला वेरिएंट है मेरे पास टाटा कर्व का, जिसमें मुझे डिग्गी मिल जाती है 500 लीटर की। जिसमें भाई मुझे पता चला कि भाई जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे इस डिग्गी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं ले लेता नेक्सन तो भाई मेरा तो बेड़ा गर्क था, क्योंकि मैं जितना ट्रैवल करता हूँ उसमें मेरा सामान, इसमें भी कई बार क्या होता है कि डिग्गी फुल हो जाती है और बीच वाली सीट में भी सारा सामान भरना पड़ता है मुझे। भाई आप लोगों को बताया, जब कोई बंदा ईवी ले लेता है ना तो उसके खर्चे थोड़े से ना मिनिमलिस्ट की तरफ चले जाते हैं, मतलब थोड़े से मिनिमम सी हो जाते हैं ना। तो इसका सर्विस कॉस्ट होता है उतना ज़्यादा, 3 से लेकर 5,000 के बीच में इसकी सारी सर्विस हो जाती है। शुरू की 2-3-4 तो सर्विसेज की फ्री होती है। अब बात आती है मेरी 51,000 किलोमीटर में मैंने सर्विसेज में कितना पैसा दिया है। भाई मेरी आज तक की सबसे महंगी जो सर्विस हुई है वो हुई है 5,000 रुपये की। पहले हुई थी 4800 रुपये, फिर उसके बाद मैंने 5,000 रुपये की एक सर्विस और करवाई, जिसको हम मेजर सर्विस बोलते हैं। बस टाटा वाली गाड़ियों में एक फ़र्क ये है कि इनकी ना हर 7,500 रुपये सर्विस करवानी पड़ती है। पहले 7,500 रुपये माइनर सर्विस, फिर आती है भाई मेजर सर्विस, नेक्स्ट 7,500 रुपये भाई। अब इसका सर्विस कॉस्ट मैंने बता दिया, ये है भाई खर्चा 51,000 किलोमीटर में। मैं हर बार बोलता हूँ ये 1 रुपया किलोमीटर चलती है। ड्राइविंग इसकी स्मूथ, अल्ट्रा कंफर्ट भाई इसकी सीट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चला ली, या तो किसी की सीट्स जो हैं वो काफ़ी हार्ड होती है या इतनी कुशनिंग वाली होती है कि बंदा नीचे ऐसे घुस जाता है सीट के अंदर। इसकी भाई प्रॉपर मीडियम सी है भाई, इसमें मज़ा आता है बैठने में। हाँ, सस्पेंशन को लेके थोड़ा सा डाउट लोग अगर कर रहे हैं तो भाई कर्व के पीछे वाला आप लोग एक बार सेक्शन देखोगे ना, कर्व का काफ़ी उठा सा हुआ है जो कि अननेसेसरी है। इसके सस्पेंशंस भी उस हिसाब के हैं भाई, मतलब कर्व के सस्पेंशंस मैंने लास्ट बार भी बोला है विंडसर से बहुत 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 फार 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 बेटर हैं, बट क्रेटा इलेक्ट्रिक से थोड़े से कम है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़े से कम। अब B6 XC90 हैरियर ईवी वे तो पड़ गई भाई अपर सेगमेंट, उनके साथ तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका कंपैरिजन जो है वो है भाई, एक तो ये हो गया, फिर दूसरी विंडसर ही आती है आज के टाइम पे इसके कंपैरिजन में शायद, और कोई हाँ एक VF6 भी है। VF6 में हो सकता है भाई इससे थोड़े से अच्छे सस्पेंशन हो, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही VF7 की टेस्ट ड्राइव ली है, तो मुझे लगता है कि VF6 में भी उतना ही अच्छा काम कर रखा होगा सस्पेंशन को लेके। भाइयों मेन बात बताऊँ क्या है, अब मैं इस गाड़ी को बेचने वाला हूँ, क्योंकि भाई इसने एक तो 1 साल कंप्लीट कर लिया है, ऊपर से 51,000 किलोमीटर चल गई है। अब मुझे लगता है कि भाई मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और जब कोई बंदा ईवी एक बार चलाता है तो आपको पता है वो सेकंड टाइम भी ईवी ही परचेज करेगा। भाई जैसे मैंने बताया था कि भाई इस गाड़ी से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि भाई इसका एक तो आप इंटीरियर चेकआउट करो भाई, बहुत सेक्सी लाजवाब है आज तक का भाई। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपर वेरिएंट्स में भी जाता तो उसमें जो बेज कलर आता है, जो कि आज के टाइम पे फेसलिफ्ट आने के बाद जो कि बेस वेरिएंट्स मतलब अकम्प्लिश्ड में भी देने लगे बेज कलर, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में आता था, वो भी अगर मैं ले लेता तो उतना मज़ा नहीं आने वाला था जितना मुझे इस वाले कलर में आ रहा है। क्योंकि ना ये मिनिमलिस्ट सा लगता है, और थोड़ा सा ये कलर ऐसा है कि अगर आप इस पर थोड़े बहुत गंदे हाथ वगैरह लग जाएं कई बार तो वो भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होते, बस इसको थोड़ी बहुत केयर की ज़रूरत होती है, उतनी ज़रूरत नहीं होती। भाई मैंने जैसे इस गाड़ी में फीचर्स लिए थे, 360 कैमरा हो गया भाई, और वायरलेस चार्जर हो गया, सनरूफ हो गया, मेन तो यही जो फीचर लिए थे जो मैंने अकम्प्लिश प्लस एस की तरफ अपग्रेड किया था। उस टाइम पे मुझे लगता है कि भाई मुझे 45 से 55 की तरफ अपग्रेड कर लेना चाहिए था, क्योंकि कंपनी ने आज के टाइम पे 45 को तो शायद डिसकंटिन्यू कर ही दिया है बैटरी को। तो भाई मैं तो बार बार ये बोलता हूँ कि आप हमेशा प्रायोरिटी दो बैटरी ओवर फीचर्स, क्योंकि फीचर्स जो है ना किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बेस मॉडल को ले लो, आज के टाइम पे आप हर कोई वो प्रैक्टिकल फीचर मिल ही रहा है हर एक गाड़ी में। चाहे आप हैरियर ईवी का बेस मॉडल लेने चले जाओ, उसका एडवेंचर आता है सबसे बेस एंड वेरिएंट, उसमें भी आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, इससे बड़ी स्क्रीन और पैनोरामिक सनरूफ भी आता है। उससे ऊपर वाला मॉडल अगर 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हो तो, और बैक कैमरा तो है ही, टाटा के कैमरे की क्वालिटी तो आप लोगों को पता ही है, एक बार देख भी लो, मस्त। इसका तो खैर 360 है, बढ़िया है इसकी क्वालिटी तो भाई ये सारी चीज़ों को आप प्रायोरिटी मत दो। कहीं ना कहीं ये यूज़फुल फीचर्स हैं, बट बैटरी कुछ ज़्यादा ही यूज़फुल है, क्योंकि गाड़ी जब डेली निकलती है ना घर से तो बैटरी ही काम आती है ना कि फीचर्स। ये तो कभी कभी की बात है जब एक ट्रेन ड्राइवर गाड़ी को चलाता है ना, जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, जैसे मैं 2012 से गाड़ी चला रहा हूँ, तो कई बार जैसे नहीं ज़रूरत पड़ती इन सारे फीचर्स की। अब इस गाड़ी को चलाते हुए मुझे 1 साल हो गया, तो मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ 360 कैमरे का। आज के टाइम पे ऐसा अगर मैं कोई गाड़ी ऐसी चला लूँ ना जिसमें 360 कैमरा नहीं है, तो भाई मुझे बड़ी सी दिक्कत सी होने लगती है, क्योंकि मुझसे वो एकदम से वो एडजस्टमेंट या फिर वो मेजरमेंट से नहीं आती उस एरिया की खासकर। और पैनोरामिक सनरूफ तो भाई देखो खुलने में अच्छा लगता है, बट ये डेली यूज़ का नहीं है। कभी कभी आप पहाड़ों की तरफ जाओ तो एक अलग बात है कि भाई खुल जाएगा, नहीं तो ये भी नहीं खुलता। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि ईवी की मार्केट में कुछ ज़्यादा ही लूट मची हुई है, क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो तो भाई कुछ आपको जो प्राइस बता दिया जाता है, आपको लगता है कि एक बार तो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जब आप ईवी की थोड़ी सी किफ़ायतनेस को देख लेते हो तो लगता है कि भाई ले लेनी चाहिए। ईवी बेशक महंगी हो, बट कहीं ना कहीं हमें पैसा तो बचा के देगी। बट अब ऐसे ही इस गाड़ी को बेचने के लिए चले जाओ तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, क्योंकि मेरे पास 2-3 एग्जांपल ऐसे हैं। एक प्रॉपर इस टॉपिक पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी है मेरे पास, बट इसमें थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
भाई मेरे पास 2-3 एग्जांपल्स ऐसे हैं कि वो अपनी गाड़ी को लेके 20 लाख रुपए की लगभग 8, 9, 10 महीने के बाद बेचने के लिए चले गए, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो मिली। मतलब उनको जो वैल्यू मिली वो इतनी थी कि अभी तक उनका जो लोन बचा हुआ है ना, वो भी उस वैल्यू में कंप्लीट ना हो। तो भाई ये बड़ी लूट मचा रखी है ईवी के मार्केट ने। मेरा तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूंगा ही संडे को। मैंने 51,000 किलोमीटर चला ली गाड़ी, टायर्स तो मैंने दिखाई नहीं। टायर्स देख लो भाई, टायर्स की हेल्थ मुझे नहीं पता कहाँ से मकती है भाई, बट ये वाला टायर मुझे लगता है कि ज़्यादा खा लिया है गाड़ी ने क्योंकि घिस गया है। अब मुझे आप लोग कमेंट में ये बताना कि भाई एक बार ये वाला भी देख लो, ये बताना मुझे कि टायर्स की हेल्थ कहाँ से चेक होती है, या तो फिर मैं किसी प्रॉपर ऐसी टायर्स वाली दुकान पे जाके चेक करवाऊंगा। और मुझे कब इसको चेंज करवाना चाहिए टायर्स को। मुझे लगता है कि 51,000 किलोमीटर में इनफ गाड़ी चल गई है। जैसे एक चीज़ याद रखा करो, मेरी तरफ से आप लोगों को एक फ्री सजेशन है, एडवाइस है। जैसे अगर आप लोग ना अपनी टायर्स की रोटेशन करवाओ ना ऐसे क्रिस क्रॉस में, तो उसमें हमेशा याद रखो कि आप टायर्स के अलॉयज की ना करवा के सिर्फ टायर्स की करवाओ, इस वाले पार्ट की करवाओ, ना कि इसकी भी, क्योंकि इसमें लगे होते हैं भाई सेंसर्स। और ये टीपीएमएस इतना गंदा बिगड़ जाता है, इसकी लाइफ में कभी दोबारा वो कैलिब्रेशन हो ही नहीं सकती जो डे 1 पे जब आपने गाड़ी लेके करी थी। क्योंकि हवा कम होएगी इस वाले टायर की, टीपीएमएस में शो करेगा उस वाले टायर के अपोजिट साइड जो बैक साइड में है, ठीक है। उसमें फिर माइंड में हेडेक सी होती है, बंदा समझ नहीं पाता। जब आप हवा भरवाने के लिए भी जाते हो ना कि भाई मेरे टायर की हवा कम है, तो बंदा जो सामने दुकान वाला वो भी पूछता है कि आपके तो टीपीएमएस है, उससे बता दो कौन से टायर के। उसको जब हम बताते हैं कि टीपीएमएस इसका खराब है, तो उसके मन में भी अचानक से ही आता है कि यार 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसका टीपीएमएस चलता कैसे। तो भाई ये मेरी तरफ से एडवाइस थी, शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं इस वाली बात को। लास्ट बात है मेरी तरफ से, अब ईवी किसको लेनी चाहिए या फिर किसको नहीं लेनी चाहिए, मैं एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। भाई ईवी ना हमेशा वो बंदा ले जिसकी रनिंग एटलीस्ट 3,000 प्लस हो पर मंथ की, ठीक है। और उस बंदे की जो रनिंग है वो ऐसी हो कि वो वापस जहाँ पे उसको काम जाना है उससे वापस आके अपने घर पे ही चार्ज कर सके। अगर आप लोगों को लगता है कि आप भाई ईवी लेकर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ये गाड़ी आपको पैसे बचा के दे रही, ना कुछ और फायदा इसका भाई। अगर आपको ट्रैवलिंग ही करनी है तो कोई छोटी गाड़ी ले लो, उसमें पेट्रोल पे पैसे फूक दो भाई। अगर आपको लगता है कि भाई गाड़ी ले ली हमने ईवी, फिर हम पहाड़ों पे जाएंगे, कुछ दिक्कत हो जाएगी, फिर हम इसकी रील वायरल कर देंगे भाई हमारे तो ईवी खराब है, ये कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। ये थोड़ा ना मुझे लगता है कि ओल्ड फैशन हो चुका है ये, क्योंकि मेरे टाइम पे भी मैंने करके देख लिया, इसमें कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। सिर्फ भाई ईवी बंदा वो ले जिसकी रनिंग एक्चुअल में ज़्यादा है और जो वापस घर पे आके गाड़ी को चार्ज करे। उसके अलावा ईवी आपको एक भी रुपया बचा के नहीं देती भाई, अगर आप बाहर चार्ज करते हो तो। भाई मेन बात आती है कि आपके पास ईवी लेने के ऑप्शंस कब कब खड़े होते हैं मार्केट में। एक तो ये ऑप्शन है कि सबसे बड़ा कि भाई गवर्नमेंट भी ईवी को थोड़ा सा प्रमोट कर रही है, ईवी थोड़ा सा पैसे ज़्यादा बचा के दे रही है भाई। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है कि ये ईवी पैसा कब बचा के दे रही है और गवर्नमेंट इसको इतना प्रमोट कर क्यों रही है भाई। पहले तो वही है कि भाई अगर आप लोग डीजल लेते हो तो 10 साल चलेगी, और एनसीआर में तो 2-3 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा नॉर्म्स आ जाता है कि डीजल को बंद ही करना पड़ता है। ग्रैब 2, ग्रैब 3, 4 तक भी लग जाता है आज के टाइम पे। पेट्रोल में भाई एथेनॉल को मिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, जिससे कि भाई लोग बोल रहे हैं, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि भाई इंजन के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो उसके बाद बंदे के पास ऑप्शन ही क्या बचा है, या तो फिर वो सीएनजी लेता है, ठीक है, क्योंकि सीएनजी तो हार्मलेस है आज के टाइम पे, फिर या फिर ईवी लेता है 2-3-4 लाख एक्स्ट्रा डाल के अपनी सेम गाड़ी के सेम वेरिएंट पे। तो भाई हमेशा पैसे डालने से पहले भाई अपनी ज़रूरतों को डिफाइन करो, उनको देखो, प्रायोरिटी बेस पे अपने पैसे को रखो, तब फिर जाके ईवी पे जाओ भाई। क्योंकि अगर मान लो अगर मैं इसको 51,000 किलोमीटर चला के भी मैं बेच दूंगा ना, तो आप लोग सोच के देखो, अगर मैंने कोई पेट्रोल की गाड़ी ली होती और 7 रुपये किलोमीटर के हिसाब से वो चलती, 5 से 35 3.5 लाख रुपये का तो ऑलमोस्ट ये तेल खा चुकी होती, जो कि अभी तक ये चल रही है 1 रुपया पर किलोमीटर पे। तो 51,000 का ही खर्चा है। बाहर बशर्ते मैं घूमने गया हूँ, वो भी सब कुछ मिला दूँ तो 2-3 हज़ार, 4,000, 5,000 एक्स्ट्रा लगा दो भाई। 5,000 छोड़ो, 51,000 चलिए तो 60,000 का खर्चा मान लिया होगा, बस इतना ही लिया इसने, इससे ज़्यादा नहीं लेती भाई ईवी, क्योंकि मैं घर पे आके ही चार्ज करना प्रेफर करता हूँ। अब बात ये भी आती है भाई, मेरे वाली बात है, अब बिलीव किस पे करे। अब मुझे इससे अपग्रेड करना है तो मैं कौन सी कंपनी की तरफ जाऊँ, क्योंकि सबसे पहले जो टाटा है अभी तक तो ये भाई मुझ पे मेरा तो इस पर पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा ईवी जो आती है इसी कंपनी की है, क्योंकि सारी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ इन्होंने सारी पेट्रोल डीजल वाली ऑलमोस्ट, सफारी को छोड़ के सबसे बड़ी गाड़ी इनकी, सारी की सारी इनकी गाड़ियाँ ईवी में ही आती हैं। और तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है कस्टमर्स का, तो इसलिए ज़्यादा बिकती भी है। बस एक बार विंडसर ईवी ने ऐसा मार्केट में आके हड़कम सा मचा दिया था कि विंडसर हो गई थी लोगों को, क्योंकि सबसे पहली गाड़ी शायद वो थी इतनी बड़ी जिसमें लाइफ टाइम बैटरी की वारंटी मिलती थी। जब मैंने कर्व को खरीदा था इसमें 1,60,000 किलोमीटर की, प्लस में 8 साल की कुछ वारंटी का था,
फिर भी मैंने टाटा की गाड़ी ले ली थी, देख लो अब MG विंडसर को छोड़ के मेरा कहाँ माइंड सेट था उस टाइम पे। आज के टाइम पे तो इसकी भी भाई लाइफ टाइम वारंटी है बैटरी की, कुछ 8 साल कुछ इसकी मोटर की और 3 साल कंप्लीट वारंटी है। तो भाई अब बात आती है कहाँ जाएँ हम इसके बाद अगर हमें अपग्रेड करना है। तो भाई जैसे आप लोग देख भी रहे हो, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे पता चला कि भाई ईवीज़ में कितनी दिक्कत आ रही है, खास करके महिंद्रा की XCV9E की। अभी रिसेंटली एक वेनम टेक करके एक मेरे भाई है, उनका कुछ इशू ऐसा चला हुआ है कि पता चला उनकी गाड़ी भी पूरी टूट गई थी, पहाड़ से गिर गई थी। फिर उसके बाद उनका सर्विस सेंटर के साथ कितना गलत एक्सपीरियंस हो रहा है आज के टाइम पे, काफ़ी जूझ रहे हैं वो। तो भाई अब वो सारी वीडियोस देख के भाई मेरा मन ये भी हो रहा है कि मुझे गाड़ी वो पसंद है बट मैं उसकी तरफ चाह के भी नहीं जा पा रहा। अब टाटा की हैरियर मुझे पसंद है, बट हैरियर का जो इनिशियल स्टेज पे जैसे एक्सेलरेशन होता है ना, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ना उसमें ऐसा लगता है कि गाड़ी ने पूरा अपना बोझ को ऐसे मान रखा है कि मैं बहुत हैवी गाड़ी हूँ, तो मैं एक बार में छोटे से पेडल प्रेस करने पे तो मैं उठूंगी नहीं। जैसे मेरी वाली गाड़ी अगर मैं टच भी कर देता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि नीचे से निकलेगी। हैरियर में ऐसा नहीं है। बट हाँ, हैरियर इतनी भी पावरफुल है, अगर आप उसके पेडल को पूरा प्रेस कर दोगे ना एकदम से, आपका माइंड है हाँ अगर फ्रंट में है तो वो पीछे की तरफ जाके लगेगा, इतनी भी ज़्यादा पावर है हैरियर में। तो वो थोड़ा सा कैलिब्रेशन मेरे दिमाग में हो नहीं पा रहा कि मैं हैरियर की तरफ जाऊँ कैसे। एनीवे, वैसे तो मेरी फेवरेट गाड़ी है, बट भाई आई एम वेटिंग फॉर टाटा सियारा EV। भाई अब उस गाड़ी का क्या सीन होएगा क्या नहीं, बट सियारा का एक एक्सपीरियंस वैसे मैं शेयर कर देता हूँ भाई। सियारा के सस्पेंशन थोड़े से हार्ड है मेरे भाइयों, मतलब मैंने ना उसको काफ़ी चलाया है, मेरे चैनल पे कुछ रिव्यूज़ भी पड़े हैं उसके, हमने पर्सनली भी उसको ट्राई किया चला के। भाई सियारा के सस्पेंशन मुझे इससे भाई थोड़े से बकवास से लगे। बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत प्यारी है, बड़ी एवरेज है, पेट्रोल में ही है हमारे पास, तो हमारे तो एक्चुअली घर में है, तब भी मैं ये आपको ये बात बता पा रहा हूँ पर्सनल ग्राउंड्स पे, क्योंकि मैंने उसको खुद चेक किया है। एनीवे गाइस, ये था मेरी गाड़ी का 1 साल का ओनरशिप रिव्यू, जिसमें मैंने 51,000 किलोमीटर चला लिया है। अकम्प्लिश प्लस है 45 किलोवाट वाली बैटरी। इसकी बैटरी चेंज करवा दो मेरे भाई, किसी की अगर इतनी चलती हो टाटा में तो अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है भाई किसी भी ईवी को लेकर, किसी की रेंज टेस्ट करनी है, या फिर आप लोगों को कोई भी ओनरशिप रिव्यू मेरे चैनल पे शेयर करना है, तो आप लोग भाई कमेंट कर दिया करो। फिर आप लोग को मैं एक ऐसा नंबर दे दूंगा जो कि आप मेरे साथ डायरेक्ट लिंक हो जाओगे। उसके बाद फिर करते हैं अपनी मस्त मस्त वीडियो शूट, या फिर मैं अब पॉडकास्ट करने वाला हूँ भाई उन लोगों के साथ जिनके पास बहुत टाइम से ईवी है, और बहुत सबसे मेरे चैनल पे अभी एक ऐसी वीडियो आने वाली है कि भाई सबसे पहले उस एरिया की, मतलब हमारे साइड की पहली ईवी जिस बंदे के पास थी और जिसने उस गाड़ी को इनफ किलोमीटर्स, मतलब लाखों में उसकी किलोमीटर्स में रनिंग कर दिया है, वो एक पॉडकास्ट आएगा भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको भी बहुत प्यार दोगे। उस टाइम का मेन ये है कि उस टाइम पे ईवी की बैटरी कितनी आती थी, क्या रिएक्शन था लोगों का, आप लोग भी सुन के हंसोगे बहुत सारे। अगर किसी बंदे को ये लगता है ना कि भाई आज के टाइम पे ईवी का फ्यूचर नहीं है, तो भाई उस भाई के पास तो उस टाइम पे थी जब तो ईवी का मैं ही नहीं सोच सकता था कि कभी मैं लाइफ में जाके ईवी लूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरी गाड़ी को भी प्यार करो भाई। बाय बाय।